हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड का एक टॉपिक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही निरंतर परिस्थितियां बदल रही थी और इन बदल रही परिस्थितियों ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि उसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की घोषणा की जाए। दोस्तों, 1917 में भारत मंत्री मोंटेग्यू बनते हैं। मोंटेग्यू प्रगतिशील दृष्टिकोण के थे। दोस्तों, मोंटेग्यू ने बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 20 अगस्त 1917 को घोषणा की, जिसे मोंटेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस घोषणा की जो मुख्य बातें थी वो इस प्रकार थी। नंबर 1, ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। नंबर 2, उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक विकास द्वारा ही संभव है। नंबर 3, उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति के प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार ही कर सकती है, जिन पर भारतीय जनता की समृद्धि और भार का उत्तरदायित्व है। नंबर 4, ब्रिटिश सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने का कार्य भारतीय जनता द्वारा इस संबंध में दिए गए सहयोग और उत्तरदायित्व के परिचय के आधार पर करेगी। दोस्तों, इस घोषणा पत्र की जो एक महत्वपूर्ण बात थी वह ये थी कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना है। दोस्तों, 1919 का भारतीय शासन अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा को क्रियान्वित करने की दिशा में प्रथम चरण था। दोस्तों, सबसे पहले हम 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना थी वो मोंटेग्यू घोषणा के समान ही थी। तेज बहादुर द्वारा इस अधिनियम की प्रस्तावना का विश्लेषण कुछ इस प्रकार किया गया था। नंबर 1, ब्रिटिश भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा। नंबर 2, ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है। नंबर 3, उत्तरदायी शासन धीरे धीरे ही दिया जा सकता है। और नंबर 4, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि 2 बातें की जाए। नंबर 1, प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का अधिकाधिक संबंध। और नंबर 2, स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक परिवर्तन। दोस्तों, तो ये 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना का विश्लेषण तेज बहादुर द्वारा किया गया था। अब दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं 1919 के अधिनियम के प्रमुख लक्षणों की। दोस्तों, 1919 का जो अधिनियम है उसका पहला लक्षण है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। दोस्तों, 1919 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन अथवा द्वैध शासन की व्यवस्था करना। दोस्तों, प्रांतीय जो विषय थे उन प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। दोस्तों, रक्षित विषय जो थे वो पहले की तरह ही गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे और इस पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं होना था। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हस्तांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिए गए, जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत में से चुने जाते थे और उनके प्रति ही उत्तरदायी होते थे। दोस्तों, प्रांतीय शासन को 2 भागों में बांट देने की इस व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था के नाम से पुकारा गया। तो आपको ध्यान रखना है, 1919 का जो अधिनियम है उसकी पहली जो विशेषता है वो है प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन अथवा द्वैध शासन की व्यवस्था करना। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है
प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया। दोस्तों उनकी संख्या में वृद्धि करते हुए बड़े प्रांतों की परिषदों में अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। दोस्तों इन सदस्यों में कम से कम 80% सदस्य निर्वाचित होना जरूरी थे। तीसरी जो इसकी विशेषता है दोस्तों वो है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ा है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, लेकिन केंद्रीय शासन को पहले की तरह ही केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त अर्थात अनुत्तरदायी रखा गया। चौथी जो विशेषता है दोस्तों वो है द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानमंडल का गठन। दोस्तों 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई और इन दोनों के नाम केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद रखे गए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान कौन से अधिनियम के अनुसार किया गया? 1919 के अधिनियम के अनुसार। अब दोस्तों अगली जो इसकी विशेषता है वो है भारत परिषद में परिवर्तन। दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम अर्थात 1919 के अधिनियम में भारत परिषद का अंत तो नहीं किया गया, लेकिन भारत परिषद में परिवर्तन कर दिए गए। जैसे इसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। नंबर 2, इस परिषद का जो कार्यकाल है वो 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। और दोस्तों प्रत्येक सदस्य की आय जो है वो 1000 पाउंड से बढ़ाकर 1200 पाउंड कर दी गई। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत परिषद में जो परिवर्तन है वो 1919 के अधिनियम के द्वारा किए गए थे। अगली जो विशेषता है वो है शक्ति विभाजन। दोस्तों इस 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन किया गया। संपूर्ण भारत अथवा राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे विदेश संबंध, सेना, रेल, डाकतार आदि केंद्र को दिए गए। स्थानीय महत्व के विषय प्रांतों को दिए गए जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, जेल, पुलिस, कृषि इत्यादि। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन भी किया गया। अगली जो विशेषता है वो है नरेंद्र या नरेश मंडल की स्थापना। दोस्तों 1919 के अधिनियम द्वारा 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई। दोस्तों इस मंडल की कुल सदस्य संख्या 121 थी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस मंडल का जो प्रधान था वो वायसराय था और नरेश मंडल दोस्तों एक परामर्शदात्री सभा के समान था। अगली जो विशेषता है दोस्तों इसकी वो है निर्वाचन तथा मताधिकार। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचनों का सूत्रपात किया गया और मताधिकार को बढ़ा दिया गया। दोस्तों इस अधिनियम के अनुसार लगभग 10% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस अधिनियम ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। दोस्तों इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। अगली जो दोस्तों इसकी विशेषता है वो है उच्चायुक्त के पद का सृजन। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1919 के अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। अगली दोस्तों इसकी विशेषता है लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। दोस्तों इस अधिनियम ने भारत में
एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। दोस्तों 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका गठन जो है वो ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। अगली जो विशेषता है वो है संक्रमणकालीन उपाय। दोस्तों यह एक स्थायी व्यवस्था न होकर संक्रमणकालीन व्यवस्था थी। इस एक्ट द्वारा यह निश्चय किया गया कि भविष्य में किए जाने वाले सुधारों के लिए 10 वर्ष पश्चात फिर एक समिति कानूनी व्यवस्था द्वारा स्थापित की जाएगी जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अधीन की गई उन्नति का अध्ययन कर नवीन सुधारों के बारे में परामर्श देगी। तो दोस्तों ये थी 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं जिस पर इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रकाश डाला है। दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।